नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ क्लासेज में। मैं मोहन सिंह, अध्यापक विज्ञान। आपको आज कक्षा 10 और हमारा सब्जेक्ट है, विषय है विज्ञान, उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 और सब्जेक्ट है साइंस। तो इसमें हमने लेसन स्टार्ट कर रखा था, लेसन नंबर 1, जिसका नाम था भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ये हमारा लेसन चल रहा था और इस लेसन के बारे में, इस लेसन से संबंधित 2-3 वीडियो डल चुकी हैं और आज इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है। 2 वीडियो शायद डल चुकी हैं, 3 वीडियो डल गई हैं और आज ये चौथी वीडियो है भोजन और मानव स्वास्थ्य की। इसमें हम भोजन के बारे में पढ़ चुके हैं, संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन। हमारा टॉपिक चल रहा था इसमें कुपोषण के बारे में। हमारा आज टॉपिक इसमें चल रहा था लास्ट वीडियो में कुपोषण के बारे में। और कुपोषण में हम पहला पढ़ चुके थे, विटामिन कुपोषण के बारे में पढ़ लिया था। आज दूसरा पढ़ेंगे प्रोटीन कुपोषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं आज? प्रोटीन कुपोषण के बारे में। कुपोषण के मैंने बता दिया था कि भोजन, संतुलित भोजन ना मिलना क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। तो उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। विटामिन कुपोषण, विटामिन ए, बी, सी के प्रकार, डी के रासायनिक नाम, रोग पढ़ लिए थे। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रोटीन कुपोषण, उसके बारे में हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का, जिसका नाम है प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण का मतलब होता है अगर भोजन में प्रोटीन घटक की, जो हमारे संतुलित आहार की मैंने आपको घटक बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण और जल, ये घटक बताए थे। उसमें एक घटक था हमारा प्रोटीन कुपोषण। अगर भोजन में प्रोटीन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उससे संबंधित जो रोग होंगे प्रोटीन कुपोषण कहलाएंगे। तो अगर भोजन में प्रोटीन कुपोषण हो जाते हैं तो इससे संबंधित हमारे पास 2 रोग होते हैं। कौन कौन से रोग है देखिए। पहला तो रोग है हमारा क्वासी-ऑर्कोर। पहला रोग है क्वासी-ऑर्कोर रोग, ऑर्कोर। और दूसरा रोग है जो इसकी कमी से हमारे भोजन में होता है, प्रोटीन की कमी से, मैरस्मस रोग। मैरस्मस रोग। ये 2 रोग हैं जो प्रोटीन कुपोषण की वजह से होते हैं। तो पहला है क्वासी-ऑर्कोर और दूसरा है मैरस्मस रोग। इन दोनों की, ये 2 प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। तो देखिए भाई, प्रोटीन कुपोषण मुख्य रूप से जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो ज़्यादा प्रोटीन कुपोषण के शिकार होते हैं। तो क्वासी-ऑर्कोर रोग में देखिए ये प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। भोजन में जब किसकी कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो हमें रोग हो जाता है। तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और मैरस्मस रोग प्रोटीन व कैलोरी की कमी से होता है। प्रोटीन व कैलोरी की कमी से होता है। ये वाला रोग प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है। और क्वासी-ऑर्कोर तो भोजन में प्रोटीन की जब कमी हो जाती है तो हमें ये वाला रोग हो जाता है। और जब भोजन में प्रोटीन और कैलोरी, कैलोरी मतलब ऊर्जा को मापने की इकाई, भोजन को खाने से हमें ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा को जिस इकाई में या जिस यूनिट में मापा जाता है उसे कैलोरी कहा जाता है। तो भोजन में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी हो जाती है तो उससे जो रोग होता है वो क्या कहलाता है? मैरस्मस रोग कहलाता है। तो ये क्या है? रोग होने के कारण हैं जिनकी वजह से रोग होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं इनके लक्षण, क्या क्या लक्षण हैं जिनकी वजह से हम पहचानेंगे कि हमें क्वासी-ऑर्कोर या मैरस्मस रोग हो चुका है। तो देखिए क्या है, जैसे कि इसमें क्या होगा, बच्चे का पेट फूल जाता है। बच्चे का पेट क्या हो, बच्चे का पेट क्या हो जाता है? फूल जाता है। उसका पेट ऐसा फूला हुआ दिखाई देता है। दूसरा जो मुख्य लक्षण है, त्वचा पीली व शुष्क हो जाती है। त्वचा पीली और कैसे हो जाती है? शुष्क हो जाती है। पीलियम हो जाती है, शुष्क यानी ड्राई से दिखने लगती है। दूसरा, प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो जाता है और क्या लगेगी? भूख कम लगती है। इस रोग में भूख कम लगेगी। और चौथा, प्रतिरक्षा तंत्र उस बच्चे का, जिसको जो भी है, बच्चा है या महिला है, वयस्क है, उसका प्रतिरक्षा तंत्र कैसा हो जाता है? कमजोर। प्रतिरक्षा तंत्र हम इसी 10वीं के अंदर लेसन नंबर 4 में डिटेल से वहाँ पढ़ेंगे, इसकी अलग से वीडियो डाल दी जाएगी। प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब होता है कि ऐसा तंत्र जो हमें रोगों से लड़ने की हमें शक्ति प्रदान करता है, शक्ति पावर प्रदान करता है, प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। तो बच्चे का पेट फूल जाएगा, त्वचा पीली और शुष्क हो जाती है, भूख कम लगेगी, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। और त्वचा है जो त्वचा धब्बेदार हो जाती है, काली हो जाती है। और शुष्क तो मैंने लिख ही दिया, त्वचा धब्बेदार हो जाती है और काली हो जाती है।
और उस पर चकते से पड़ जाते हैं और कैसे होने लगती है, फटने लगती है। तो ये प्रमुख लक्षण है जो क्वाशियोर्कर रोग में आपको दिखाई देंगे। बच्चे का पेट फूल जाता है, त्वचा पीली शुष्क धब्बेदार हो जाती है, काली सी हो जाती है, भूख कम लगेगी, प्रतिरक्षी तंत्र क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ये इस रोग के लक्षण है। अब लक्षण हो गया, हमें क्या करना है, उपचार करना है। जब ये रोग किसी रोगी को हो जाता है या किसी बच्चे या महिला को हो जाता है तो उसे क्या करना है, उपचार में उसे प्रोटीन युक्त भोजन खिलाना है। कैसा भोजन खिलाना है, प्रोटीन युक्त भोजन खिलाना है ताकि ये रोग दूर हो सके। दूसरा, जो भोजन आप खिला रहे हो कैसा होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, आसानी से पचना चाहिए। दलिया वगैरह खिला सकते हो, दाल खिला सकते हो, उसे चावल खिला सकते हो, इस प्रकार का भोजन खिला सकते हो। तीसरा, उसके भोजन में जो विटामिन है जैसे ए बी सी डी ऐसे भोजन देने चाहिए जिसमें विटामिन हो ताकि विटामिन मिले और उनकी क्या हो, पूर्ति हो। साथ साथ में प्रोटीन की क्या होती रहे, पूर्ति होती रहे। और अब दूसरा, अब उपचार जो भी डॉक्टर दवा दे उस दवा का निर्देशों का समय पर पालन करें। समय पर क्या लें, दवा और डॉक्टर के निर्देशों का पालन करते हैं। ये इस रोग के क्या है, लक्षण सॉरी उपचार हैं जिनको अपनाकर आप इस रोग से बच सकते हो। अब प्रोटीन ये तो था इसका कारण जिसकी वजह से होता है। और दूसरा, हम मेनिस्कस रोग के लक्षणों की बात करते हैं कि किन लक्षण, इसके लक्षण क्या है, कैसे पता चलाएंगे कि हमें मेनिस्कस रोग हो चुका है। तो इसमें क्या होंगी, आंखें कांतिहीन हो जाती हैं। आंखें हमारी कैसे हो जाती हैं, कांतिहीन हो जाती हैं। आंखें कांतिहीन हो जाती है। कांतिहीन का मतलब आंखों में क्या नहीं रहती, चमक नहीं रहती, चमक कम हो जाती है, आंखें अंदर धस जाती हैं। कांतिहीन हो जाती है और आंखें कैसे हो जाती है, अंदर धस जाती है, धसी धसी सी हो जाती है, धस जाती है, अंदर उबली हुई नहीं होती, अंदर का जो फ्लूइड है कम हो जाता है। आंखें कैसी हो जाती हैं, धसी हो जाती है, धस जाती है, अंदर गहरी गहरी सी लगती हैं। सूख कर दुर्बल हो जाते हैं, शरीर कैसा हो जाएगा, सूख कर दुर्बल हो जाएगा, सूख जाता है और सूख कर कैसा हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जो हड्डियां हैं वो क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां कैसी हो जाएंगी, कमजोर हो जाती हैं। और जो कमर है, कमर जो हड्डी है वो कमर कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है और छीण हो जाती है। छीण का मतलब कमजोर हो जाती है, दुर्बल हो जाती है। तो इस रोग के क्या है, मुख्य लक्षण है, आंखें कांतिहीन और धसी हो जाती है, शरीर दुर्बल सूख जाता है। इसमें शरीर फूल जाता है बच्चे का पेट, इसमें क्या होता है, शरीर सूख जाता है, दुर्बल हो जाता है। और दुर्बल होगा तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, कमर पतली हो जाएगी, छीण हो जाएगी। वो व्यक्ति या बच्चा महिला पेट को क्या नहीं कर पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा। उपचार की बात करते हैं, क्या उपचार है, उपचार इसमें वही उपचार है जो मैंने यहाँ लिखे। प्रोटीन युक्त भोजन खाना चाहिए, सुपाच्य भोजन खाना चाहिए, दलिया वगैरह खिलाने चाहिए उसे। और उसके जो भोजन में क्या है, ऐसा भोजन देना चाहिए जिसमें क्या प्रोटीन युक्त भोजन हो। कैसा भोजन हो, प्रोटीन युक्त भोजन खिलाना चाहिए उसे जिसमें प्रोटीन की मात्रा क्या अधिक हो। क्योंकि ये रोग किससे हुआ है, हमें प्रोटीन से की कमी से हुआ है। तो दालें खानी चाहिए, दलिया खाना चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए। दूध का, जैसे कि दूध है, शहद है, ऐसी चीज़ों का क्या करना चाहिए, अधिक सेवन करना चाहिए ताकि हमें रोग नहीं हो और इसकी हमें पूर्ति हो जाए और हम जल्दी से क्या हो जाए, स्वस्थ हो जाए। तो ये प्रोटीन कुपोषण की वजह से होने वाले रोग, उनके कारण, लक्षण और उपचार थे जिनको अपनाकर आप इससे बच सकते हो। आप इसको लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में दोबारा पढ़ सको और उसे उतार सको। जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आप ताज़ा फल भी खा सकते हो, ताज़ा भोजन खाना चाहिए। तो सब उपचार में आ जाएगा, नॉर्मल सामान्य से उपचार है इसके। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। तो ये हुआ हमारा प्रोटीन कुपोषण के बारे में। इंपॉर्टेंट है, क्वाशियोर्कर और मेनिस्कस रोग दो रोग होते हैं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ये रोग ज़्यादा होते हैं। तो एक हो गया हमारा विटामिन कुपोषण और एक हो जाता है हमारा कौन सा, प्रोटीन कुपोषण। अब उसके बाद आता है हमारा खनिज कुपोषण। खनिज जो हमारे शरीर के लिए खनिज लवण आपने जैसे पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। और एक हमारे पास क्या होते हैं, खनिज लवण भी होते हैं। वो खनिज लवण भी हमारे लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं, जिनको हम प्राप्त, जिनको लिए अगर उनकी कमी हो जाए तो उससे संबंधित हमें क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। अगला आता है हमारे पास खनिज कुपोषण, खनिज लवणों से संबंधित। खनिज लवणों की भी हमारे शरीर के लिए क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे कि सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होते हैं, कैल्शियम होते हैं। ये सब खनिज लवण है जो हमारे लिए क्या होते हैं, अत्यंत आवश्यक होते हैं।
तो जिसमें पहले बात कर रहा हूँ सोडियम और पोटेशियम की, दोनों के साथ बात करेंगे, दोनों के लक्षण सेम है। तो इसमें हमें दो तीन चीज़ें सीखनी है, याद रखनी है। पहला तो हमें इसे इनके प्रमुख स्रोत ध्यान रखते हैं। प्रमुख स्रोत का मतलब होता है कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ से हमें मिलती है, यानी कि ये किन चीज़ों से हमें सोडियम और पोटेशियम की पूर्ति हो जाती है। तो सोडियम की बात करते हैं, जैसे कि समुद्री भोजन है, नमक है। और हमारे पोटेशियम की बात करें, ये तो मैंने सोडियम के लिए बताया। पोटेशियम की बात करें प्रमुख स्रोतों की, तो ये हमारे जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उन सभी खाद्य पदार्थों में हमें पोटेशियम क्या हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। और जो सोडियम है सामान्य नमक जो हमारे घर में होता है, वाइट वाला, एक सौंदा नमक होता है, ब्लैक वाला उसमें मिलता है। और समुद्री भोज्य पदार्थ होते हैं उनसे हमें सोडियम की क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। ये तो हुए इनके प्रमुख स्रोत। अब इनके कार्य की बात करते हैं, ये दोनों काम क्या करते हैं हमारे शरीर में। तो ये काम, पहला काम तो होता है इनका तंत्रिकीय आवेग को बनाए रखना, तंत्रिकीय आवेग करते हैं। अब तंत्रिकीय आवेग क्या होता है, देखिए भाई, इसके लिए हमें सेकंड चैप्टर है मानव तंत्र, उसमें एक तंत्र आता है तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो सूचनाओं को हमारे शरीर के अंदर मस्तिष्क से पहुंचाती हैं। तो संचरण का जो पथ होता है तंत्रिकीय आवेग कहलाता है। तो तंत्रिकीय आवेग का क्या करती है, संचरण करती है। तंत्रिकीय आवेग का क्या करती है, संचरण करती है। और वैद्युतीय अपघटन को क्या करते हैं, वैद्युत अपघटन की जो क्रिया है उससे क्या करती है, बनाए रखती हैं। वैद्युत अपघटन शरीर का जो विद्युत अपघटन संतुलन है उसे बनाए रखती हैं। तो दूसरा काम है इसका शरीर का वैद्युत अपघटन संतुलन उसे क्या करती है, संतुलन को बनाए रखती है, संतुलन बनाए रखती है। ये इसका दूसरा कार्य होता है, वैद्युत अपघटन, शरीर का वैद्युत अपघटन संतुलन बना रखते हैं। सोडियम का काम भी होता है और पोटेशियम का काम भी। अब पूछा जाए कि इसकी कमी से क्या होगा, अगर ये किसी की कमी हो जाए हमारे भोज्य पदार्थों में, तो ये जो दोनों कार्य हैं वो तो कार्य नहीं होंगे और वो कार्य क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो ये इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। दो चीजें ध्यान रखने की, तो प्रमुख स्रोत और ये संबंधित कार्य, क्या कार्य ये करता है। ठीक है, Na का मतलब होता है सोडियम और K का मतलब नाम है पोटेशियम। ये इनके क्या है, प्रतीक हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कैल्शियम की। दूसरा है हमारे पास कैल्शियम। तो देखिए कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम हमें क्या, दूसरा है कैल्शियम, इसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है, देखिए सबसे पहले तो इसे ध्यान रखना है प्रमुख स्रोत की। तो कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है, जैसे कि दूध है, अंडे हैं आदि, ये कैल्शियम के क्या है, प्रमुख स्रोत है, जहाँ से हमें कैल्शियम की क्या होती है, पूर्ति होती है। तो ये प्रमुख स्रोत हो गए दूध और अंडे। उसके बाद इनके कार्य, ये क्या करते हैं, कार्य क्या होता है कैल्शियम का, ये दांतों और हड्डियों को क्या करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं, इनमें क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाए रखते हैं। और अगर कैल्शियम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो हमारी हड्डियां और दांत क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और कमजोर हो जाते हैं तो एक रोग हो जाता है, जब हड्डियां कमजोर हो जाती है तो एक रोग हो जाता है जिसे क्या कहा जाता है, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक रोग होता है, वो हमें अस्थिर मृदुता कहा जाता है, हिंदी में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ये रोग हो जाता है जब इसकी ज़्यादा हमारे कैल्शियम की हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाती है। तो इसलिए हमें दूध और अंडों का सेवन करना चाहिए ताकि हमारी हड्डियां और दांत कैसे रहें, स्ट्रॉन्ग रहे, मजबूत रहें। ठीक है भाई, तो ये हुआ कैल्शियम के बारे में। दूसरा है पोटेशियम। किसकी बात करते हैं, पोटेशियम की बात करते हैं। वही दो चीजें ध्यान रखनी है, प्रमुख स्रोत और कार्य। पोटेशियम, पी का मतलब होता है फास्फोरस। अगला है फास्फोरस। इसकी बात करते हैं, ये कहाँ मिलता है, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें मिलेगा। हरी पत्तेदार सब्जियों में ये क्या होता है, पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जो हम खाते हैं, जो जैसे पालक वगैरह, इस प्रकार की सूखे मेवे होते हैं जो हमारे ड्राई फ्रूट्स जिन्हें बोलते हैं, उनमें क्या होता है, ये पाया जाता है, सूखे मेवों में पाया जाता है। काम क्या होता है फास्फोरस का, ये फास्फोरस क्या होता है, फास्फोरस किसके साथ मिलकर, कैल्शियम के साथ मिलकर दांत और हड्डियों में क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। तो ये फास्फोरस के साथ मिलकर इसके पूरक की तरह काम कर ये भी दांत और हड्डियों को क्या करेगा, मजबूती प्रदान करता है। ठीक है भाई,
तो ये हुआ फास्फोरस के बारे में। नेक्स्ट देखिए, फास्फोरस के बाद हमारा आता है आयरन, लोहा, जिसे आयरन कहते हैं और हिंदी में आप सभी जानते हैं इसे क्या कहा जाता है, लोहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोहा कहा जाता है। प्रमुख स्रोतों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ये कहाँ मिलता है, गाजर है, गाजर से मिलता है, गुड़ से मिलता है, दही से मिलता है। इन सभी चीज़ों में क्या होता है, आयरन पाया जाता है। जैसे पालक वगैरह है, इन सभी में क्या होता है, ये आयरन पाया जाता है। ये इसके क्या है, प्रमुख स्रोत हैं जहाँ से हमें मिलता है। अब इसके कार्य की बात करते हैं, क्या कार्य करता है। देखो आयरन क्या होता है, हम सभी को पता होता है, रक्त में क्या पाई जाती है, आरबीसी, और आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है। ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। तो ये ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और इसी आयरन की वजह से रक्त का रंग कैसा पाया जाता है, लाल पाया जाता है। तो ये हमारे लिए क्या करता है, ये कार्य करता है। और जब इसकी आयरन की कमी हो जाती है तो हमें एक रोग हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, एनीमिया रोग कहते हैं। खून की कमी हो जाती है, जिसमें त्वचा कैसी हो जाती है, पीली पीली सी हो जाती है। तो ये आयरन की कमी से होने वाला रोग है, इसलिए हमें ये चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। तो ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है, या हीमोग्लोबिन निर्माण का कार्य करता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, इसके निर्माण के लिए भी कौन आवश्यक होता है, आयरन। क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन। और आयरन की वजह से हीमोग्लोबिन का रंग लाल, और इसकी वजह से आरबीसी का रंग लाल। और आरबीसी 99% पाई जाती हैं रक्त में, इसलिए रक्त का रंग भी कैसा होता है, लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन का निर्माण कार्य करती है, और कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। अब लास्ट एक और बच रहा है हमें, देखिए अगला है हमारा आयोडीन। तो उससे पहले हमने आयरन के बारे में पढ़ा था, नेक्स्ट है हमारा आयोडीन। प्रमुख स्रोत कौन कौन से देखिए, जैसे काला नमक है, समुद्री भोज्य पदार्थ है, समुद्री भोज्य पदार्थ है, इनसे समुद्री भोज्य पदार्थ है, लवण है, जैसे जामुन है, इन सभी से हमें क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है। कार्य क्या होता है इसका कार्य होता है थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण, तो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करने का काम किसका होता है, आयोडीन का होता है। अब ये क्या होता है थायरोक्सिन हार्मोन, देखिए हम इस दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र मिलकर बना होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से। किनसे मिलकर बना होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से। और उन ग्रंथियों में एक ग्रंथि पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि। ठीक है भाई, थायराइड ग्रंथि में एक हार्मोन होता है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। तो इस थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, आयोडीन की जरूरत पड़ती है। अंतःस्रावी तंत्र मिलकर बना होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। उनमें एक ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, जो है गले के पास टाई अपने यहाँ लगाते हैं, यहाँ पाई जाती है। उससे एक थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, और इस हार्मोन के निर्माण के लिए, इसके संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर आयोडीन नहीं होगा तो इसकी जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो ये ग्रंथि फूल कर गोल बना लेती है, जिससे हमें एक रोग हो जाता है। इस रोग को क्या कहा जाता है, गलगंड रोग कहा जाता है, या इसे बेंगा रोग कहते हैं, या इंग्लिश में इसे कहते हैं गोइटर रोग कहा जाता है। गोइटर रोग कहा जाता है, गोइटर रोग कहा जाता है। ठीक है भाई, ये है हमारे खनिज लवणों से होने वाले प्रमुख स्रोत और उनके कार्य। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस लेसन के बारे में घर बैठे पढ़ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।